वेलकम बैक टू मसल मेड 101। सो फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा पेन पाथवे पढ़ लिया था और उसके बाद मैंने बोला था कि जो हम फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लो बैक पेन में, जिसमें हम नॉन ऑर्गेनिक बैक पेन, जिसमें कि हम साइकोजेनिक बैक पेन और न्यूरोजेनिक बैक पेन के बारे में बात कर रहे थे। तो उनमें मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, डायबिटिक न्यूरोपैथी, सेंट्रल पेन सिंड्रोम। तो मैंने बोला था इन सब का पैथोजेनेसिस पढ़ने के लिए, पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए आपको पेन पाथवे पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने फर्स्ट वीडियो में पेन पाथवे खत्म कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया और बाकी कंडीशन जिसमें एलोडाइनिया और हाइपरएल्जेसिया एसोसिएटेड होता है। और एलोडाइनिया या हाइपरएल्जेसिया को हम पीआईवीडी ना समझ ले, इसलिए हमको बाकी कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए उनको डिफरेंशियली डायग्नोस करने के लिए, उनको एक्सक्लूड करने के लिए। तो सबसे पहले इसकी इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। तो ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा होता है फीमेल्स में। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है इस डिजीज़ का। मतलब अभी एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता कि ये कैसे आगे ट्रांसफ़र होता है, पर फैमिली टू फैमिली में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बचपन में जैसे किसी को कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ हो या फिर कोई भी साइको सोशल इशू हुआ हो, तो उससे जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो कुछ जीन एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं और धीरे धीरे जो हमारी पेन सेंसिटिविटी है वो कम हो सकती है। और वो पेन सेंसिटिविटी कम होने से हाइपरएल्जेसिया या एलोडाइनिया या फिर जनरलाइज्ड बॉडी पेन हो सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो इसमें वाइड स्प्रेड पेन होता है। वाइड स्प्रेड पेन का मतलब जनरलाइज्ड बॉडी पेन, मतलब हमारी बॉडी के राइट साइड भी पेन होगा, लेफ्ट साइड भी पेन होगा, अपर पार्ट में भी पेन होगा, लोअर पार्ट में भी पेन होगा, फ्रंट में भी पेन होगा और बैक में भी पेन होगा। कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि यहाँ पे जो इसको आइसोलेट कर रहा है कि यहाँ पे पेन है। बॉडी में हर जगह ही पेन हो रहा है, राइट, लेफ्ट, अपर, लोअर, फ्रंट एंड बैक। तो ये वाइड स्प्रेड पेन को मेजर करने के लिए, स्केल करने के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं, वो हम बाद में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में देखते हैं। वाइड स्प्रेड पेन के अलावा इसमें जो पेन होता है पेशेंट को, वो पेन पेशेंट कुछ इन वर्ड्स में डिस्क्राइब करता है कि थोड़ा भारीपन लग रहा है या फिर छूने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है शरीर में हर जगह, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, नमनेस हो सकती है और सोरनेस वाला पेन होता है। और कुछ पेशेंट में ये पेन रेस्ट में भी रिलीव नहीं होता। और इन वाइड स्प्रेड पेन के अलावा कुछ और चीज़ें भी पेशेंट में देखने को मिलती है, जैसे कि फटीग और मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर स्लीप प्रॉब्लम्स। उसके बाद इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसका डायग्नोसिस जो है हम एसीआर क्राइटेरिया से करते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ हेमाटोलॉजी ने जो क्राइटेरिया दिया है, ये क्राइटेरिया रिवाइज होता रहता है। तो लेटेस्ट जो दिया है वो 2016 में दिया है। 2016 के एसीआर क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी बॉडी में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। पहला, जनरलाइज्ड बॉडी पेन होना चाहिए 4 आउट ऑफ 5 बॉडी सेगमेंट्स में। वो 4 बॉडी सेगमेंट्स जो है हमारे, वो है राइट अपर एक्सट्रीमिटी, दूसरा है हमारा लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, तीसरा है हमारा राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, फिर लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी और अभी फिर आता है हमारा ट्रंक। तो इन 5 में से किसी 4 रीजन्स में पेन होना चाहिए। और इन पांचों रीजन्स को भी फिर 19 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। ये 19 एरियाज को हम बोलते हैं वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स। तो इन 19 एरियाज में से जिन जिन में पेन हो रहा होता है उसको हम टिक करते हैं। और 19 में से जितने में भी पेन हो रहा होता है वो हमारा होता है वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स। सेकेंड पॉइंट है, ये जो भी सिम्टम्स हैं पेन के, ये सब 3 महीने से ज्यादा परसिस्ट करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है, अभी मैंने जिसकी बात करी, वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स। तो पेशेंट में वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स या तो 7 या 7 से ज्यादा होना चाहिए और इसके साथ सिम्टम सिवियरिटी स्कोर 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। या फिर वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स 4 या 6 के आसपास हो और सिम्टम सिवियरिटी स्कोर 9 से ज्यादा या 9 के बराबर हो। तो अब वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स और सिम्टम सिवियरिटी स्कोर देख लेते हैं क्या होता है। तो वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स में मैंने बताया था कि हमने 19 पार्ट्स में अपनी बॉडी को डिवाइड कर लिया था। तो जिन जिन बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा था उसको हम टिक करते जाते हैं और 19 में से एक स्कोर दे देते हैं, उसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स। तो हमारे राइट साइड का जो रीजन था उसको हम डिवाइड करते हैं, हमारा राइट जॉ, राइट शोल्डर, राइट अपर आर्म, राइट
लोअर आर्म। तो ये 4 इधर के हो गए, ऐसे ही 4 इस साइड के होंगे, लेफ्ट जॉ, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट लोअर आर्म। तो टोटल 8 रीजन्स ये हो गए। ऐसे ही हमारे जो पैरों में है, पैरों में हम हिप को लेते हैं, राइट अपर आर्म, लेफ्ट और राइट लोअर, सॉरी, हिप को लेते हैं, राइट अपर लेग को लेते हैं, राइट लोअर लेग को लेते हैं। ऐसे ही इस साइड भी हम इन तीनों को लेते हैं। तो 6 ये हो गए, 8 ऊपर के हो गए, 8 + 6 हो गया 14। इसके अलावा हम चेस्ट, नेक और एब्डोमेन आगे की साइड इन तीनों को लेते हैं। तो हमारे हो गए अब 15, 16 एंड 17। और अब पीछे की बात करें तो पीछे अपर बैक और लोअर बैक, इन दो रीजन्स को हम काउंट करते हैं। तो टोटल हो गया 18, 19 पीछे का मिला के। तो 19 में से टोटल हम स्कोर करते हैं वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स। दूसरा होता है सिम्टम सिवियरिटी स्कोर। तो सिम्टम सिवियरिटी स्कोर में हम तीन चीज़ों को 0 to 3 के स्केल में हम रेट करते हैं। वो तीन चीज़ें हैं, फटीग, वेकिंग अनफ्रेश्ड और तीसरा कॉग्निटिव सिम्टम्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। तो इनको हम 0 से 3 के स्केल में रेट करते हैं। 0 का मतलब नॉर्मल, 1 का मतलब स्लाइट या माइल्ड प्रॉब्लम्स, 2 का मतलब मॉडरेट और 3 का मतलब सीवियर। तो इन तीनों को हम तीन तीन के उसमें रेट करते हैं। तो टोटल 3 3 3 मैक्सिमम स्कोर 9 हो जाता है। और ये तीन चीज़ें जो हमने देखी थी, फटीग, वेकिंग अनफ्रेश्ड और कॉग्निटिव सिम्टम्स, ये लास्ट के 1 वीक में हमको बताने होते हैं। अभी टोटल स्कोर 9 आने के बाद हम इसमें तीन चीज़ें और ऐड करते हैं, जो कि हम लास्ट 6 मंथ्स में देखते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में कोई हेडेक्स के बार बार एपिसोड्स आते हैं कि नहीं, लोअर एब्डोमेन में पेन या फिर क्रैम्प होता है कि नहीं बार बार, और डिप्रेशन है कि नहीं। तो अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है तो हम 3 मार्क करते हैं, प्रेजेंट है तो 1, प्रेजेंट नहीं है तो 0। तो ऐसे तीनों में हम करते हैं 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। तो टोटल 9 + 3 स्कोर, इसका 12 का स्कोर हमारा आता है सिम्टम सिवियरिटी स्कोर। तो सिम्टम सिवियरिटी स्कोर टोटल 12 में से आता है। वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स टोटल हमारा 19 में से आता है। जो क्राइटेरिया था वो मैंने बता दिया आपको शुरू में कि वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स या तो 7 के इक्वल या 7 से ज़्यादा हो, उसके साथ सिम्टम सिवियरिटी स्कोर 5 या 5 से ज़्यादा हो, या फिर वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स 4 से 6 के बीच में हो और सिम्टम सिवियरिटी स्कोर 9 या 9 से ज़्यादा हो। अब और ये सारी चीज़ें 3 मंथ से ज़्यादा परसिस्ट करनी चाहिए। तो ये हो गया ACR क्राइटेरिया हमारा। अब और डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं बाकी ब्लड रिपोर्ट से या फिर और बाकी जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं उनसे। तो अभी कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स नहीं है या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है जिससे कि हम पता कर सके पेशेंट को फाइब्रोमाइल्जिया है। लेकिन हम ये सारे टेस्ट करके हम बाकी डिजीजेस को रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, फाइब्रोमाइल्जिया और भी कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ल्यूपस या फिर बाकी और कंडीशंस के साथ। तो बाकी टेस्ट करके हम ये सिमिलर सिम्टम्स के जो अदर कॉजेज हैं उनको रूल आउट कर सकते हैं, जैसे कि कमजोरी या फिर जनरलाइज्ड वीकनेस जो है हमारी एनीमिया में हो सकती है। जो न्यूरोपैथिक पेन है ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी से हो सकता है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस जिसको मैंने कहा कि इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इनको रूल आउट करने के लिए। या फिर किडनी या लिवर फंक्शन हमारा अच्छे से नहीं कर रहा है तो भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हमको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इनको रूल आउट करने के लिए हम इनके स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। और इमेजिंग स्टडीज़ की बात करें तो अभी कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है, इमेजिंग स्टडी नहीं है जिसमें कि हम एग्जैक्ट पता कर सके कि पेशेंट को फाइब्रोमाइल्जिया है। लेकिन कुछ इमेजिंग्स में जैसे कि FMRI या फिर पेट या फिर स्पेक्ट में कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं हमारे ब्रेन के ग्रे मैटर में, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन में और एक फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में। पर हम इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते फाइब्रोमाइल्जिया के लिए, क्योंकि अभी इसमें स्टडीज़ और होनी बाकी हैं। अब आ जाते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी पे। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी वेल अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती है इसके पैथोफिजियोलॉजी को। तो हम उन थ्योरीज को यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी है, ये जो भी ग्रे मैटर स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, पेरीवेंट्रिकल ग्रे मैटर, पेरीक्वाड्रेक्टल ग्रे मैटर, सिंगुलेट गायरस, और जो हमारा पेन परसेप्शन में या फिर हमारी मेमोरीज में जो पार्ट इन्वॉल्व होता है ब्रेन के, जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या हिपोकैम्पस,
तो इन सब में जो ग्रे मैटर का वॉल्यूम है वो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में कम देखा गया है कुछ स्टडीज में। तो एक तो ये हो गया, जो ग्रे मैटर वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है। दूसरा, ये जो कनेक्शंस थे इनके बीच में, जैसे कि मैंने बोला था, ये सारा जो एरिया है ब्रेन का, ये स्टिमुलेट कर सकता है हमारे पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर को और पेरीएक्वाडक्टल ग्रे मैटर को, जो कि आगे स्टिमुलेट करेंगे नीचे जो हमारे न्यूक्लियाई हैं ग्रे मैटर में, और जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिच न्यूक्लियाई हैं, जो बाकी आगे हमारे इंटरन्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे ओपियोइड सिक्रीज करने के लिए। तो अगर ये कनेक्शंस जो यहाँ से पेरीएक्वाडक्टल ग्रे मैटर तक है, पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर तक है, इसमें जो डिस्ट्रप्शन हो जाए तो जो डिसेंडिंग पेन पाथवे है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और पेन मॉड्यूलेशन ढंग से नहीं होएगा और पेशेंट को जनरलाइज बॉडी पेन होएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो इनको हम लिख देते हैं। फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, हम फर्स्ट थ्योरी जो हमने पढ़ा इसका वो पढ़ा कि डिक्रीज इन ग्रे मैटर वॉल्यूम, जो पार्ट्स पेन परसेप्शन में, पेन मॉड्यूलेशन में इन्वॉल्व हैं, उनकी ग्रे मैटर वॉल्यूम का कम होना। सेकंड है हमारा डिक्रीज कनेक्टिविटी बिटवीन दीज स्ट्रक्चर, जैसे कि सिंगुलेट गाइडस, हमारा हाइपोथैलेमस, एमिगडाला का सारा जो भी कनेक्शन है हमारे पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर के साथ, तो डिक्रीज कनेक्टिविटी बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स। और तीसरी थ्योरी ये हो गई कि बार बार ये जो हमारे ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर से बार बार इनके स्टिमुलेशन की वजह से जो हमारा इंटरन्यूरॉन है जो कि ओपियोइड सिक्रीट कर रहा है उसका एपोप्टोसिस हो जाता है, मतलब वो डिप्लीट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ओपियोइड्स हैं वो सिक्रीट नहीं होते। अगर यहाँ पे ओपियोइड सिक्रीट नहीं होंगे तो जो ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होगा, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सिक्रीट होगा, तो ज्यादा से ज्यादा एक्शन पोटेंशियल ऊपर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक्शन पोटेंशियल ऊपर जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पेन हमको फील होगा। तो सेकेंड सॉरी थर्ड थ्योरी हो गई हमारा रिपीटेटिव सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स की वजह से एपोप्टोसिस ऑफ ओपियोइड एंड गाबा इंटरन्यूरॉन्स। ओपियोइड इंटरन्यूरॉन्स ये हो गए, गाबा इंटरन्यूरॉन्स हमारे हो गए जो हमारे पेन गेट थ्योरी में होते हैं, जिसमें मैकेनिकल रिसेप्टर से जो पेन सिग्नलिंग है वो कम हो जाती है। मैकेनिकल स्टिमुलस से जो हमारा टच और प्रेशर के सिग्नल ऊपर ले जाता है वो यहीं पे ही एक इंटरन्यूरॉन से गाबा सिक्रीट करता है, और गाबा सिक्रीट होने की वजह से जो डीपोलराइजेशन है वो कम हो जाती है। तो यही इंटरन्यूरॉन जो कि डीपोलराइजेशन को कम कर रहे थे ओपियोइड से गाबा को इस साइनेप्स में रिलीज करके, वो इंटरन्यूरॉन्स कम हो जाते हैं। तो ऊपर से हमारा सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का कम होना इनकी वजह से, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की वजह से, और नीचे हमारे सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट का बढ़ना, ये दोनों ही चीजें हमारे पेन परसेप्शन को बढ़ा रही है, और इसको हम बोलते हैं वाइंड अप मैकेनिज्म, कि दोनों ही चीजें ऐड अप करके हमारे पेन को बढ़ा रही है। तो ऊपर से हमारा जो पेन मॉड्यूलेशन है वो ढंग से नहीं हो रहा, और नीचे से जो पेन ऊपर जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, इसको बोलते हैं वाइंड अप मैकेनिज्म। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, मतलब फोर्थ थ्योरी होगी जो कि इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है, वो हो गया हमारा माइक्रो ग्लाइल सेल एक्टिवेशन। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसका हमने कोई भी यूज नहीं बताया अपनी पेन पाथवे में। तो हमारे साइनेप्स में ग्लायल सेल्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोग्लायल सेल्स या फिर एस्ट्रोसाइट्स, जो कि यहाँ साइनेप्स में जो कीमोकाइंस और साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं उनके रिलीज को एम्पलीफाई कर देता है, उनके रिलीज को बढ़ा देता है, जिससे कि जो पेन सिग्नलिंग है वो ज्यादा से ज्यादा होती है। तो अगर माइक्रोग्लाइल सेल का अप रेगुलेशन हो जाए या एक्टिवेशन हो जाए,
तो ये जो पेन सिग्नलिंग ऊपर जा रहा है वो भी बढ़ जाएगा। जो हमारे साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं, वो सारे बढ़ जाएंगे हमारे साइनैप्स में। तो ये थ्योरीज हो गई हमारे फाइब्रोमाइल्जिया की पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फाइब्रोमाइल्जिया में साइनैप्स में ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के यहाँ पे साइनैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स का अपरेगुलेट होना, इंटरन्यूरॉन्स का यहाँ पे अपोप्टोसिस होना, और ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी का यहाँ पे इंक्रीज होना, सीजीआरपी का इंक्रीज होना, ओपियोइड्स का डिक्रीज होना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन का मतलब अब जो पेन पहले हमको पेन सेंसेशन नहीं दे रहा था, अब वो सेंसिटाइज हो गया है वो पार्ट, और अब हमको थोड़े से स्टिमुलस में भी पेन फील हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस पी ग्लूटामेट का रिलीज अब बढ़ गया है, माइक्रोग्लियल सेल्स का अप रेगुलेशन हो गया है, और पेन मॉड्यूलेशन भी हमारा डिक्रीज हो गया है। तो एक मैकेनिज्म जो कि फाइब्रोमाइल्जिया की पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन करता है वो है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, जो कि हम इन दोनों चीज में भी पढ़ेंगे अभी। तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। तो जैसे कि इसका नाम है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, तो एक रीजन में पेन होता है जिसका कॉज हमको नहीं पता होता, और वो कोई भी डर्माटोमल पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होता। और जनरली ये जो पेन है ये इंजरी के बाद शुरू होता है, या फिर सर्जरी के बाद उस साइट पे शुरू होता है, या फ्रैक्चर के बाद शुरू होता है। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी पेन नहीं होना चाहिए था। वो जो इंजरी का टाइम था वो क्रॉस हो चुका होता है, और लाइफ में बाद में या कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद उस एरिया पे पेन शुरू होता है जिसका कॉज हमें नहीं पता होता, और वो पेन जनरली ऊपर को रेडिएट होता है। ये जनरली हमारी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज को इन्वॉल्व करता है, तो वहां से ये प्रॉक्सिमली जो है रेडिएट हो सकता है पेन। मोस्टली जो इसका कॉज है वो देखा गया है हमारा फ्रैक्चर्ड साइट पे, तो फ्रैक्चर इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, और जनरली ये फोर्थ डिकेड मतलब 40 ईयर के बाद शुरू होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं कुछ। तो पेन एक रीजन में होता है, इसमें हाइपरएल्जेसिया या एलोडाइनिया हो सकता है उस रीजन में, उस एरिया में, जैसे कि फुट एरिया में हाइपरएल्जेसिया या एलोडाइनिया हो सकता है, और वहाँ पे पेन की वजह से, वहाँ पे स्वेलिंग की वजह से हम उस एरिया की मूवमेंट नहीं करेंगे, उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो उसकी वजह से फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो सकती है उस एरिया में, और भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस एरिया में। अब पेन के अलावा वहाँ पे कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एरिथीमा ड्यू टू वेजोडाइलेशन, हाइपरहाइड्रोसिस मतलब वहाँ पे इंक्रीज्ड स्वेटिंग होती है ड्यू टू हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिसरेगुलेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यू टू पेन, वहाँ की जो स्किन होती है वो थिक होने लग जाती है, और वहाँ के जो हेयर फॉलिकल्स हैं हमारे, या तो बाल झड़ने लग जाते हैं या पतले हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। तो डायग्नोसिस के लिए हम बुदापेस्ट क्राइटेरिया यूज करते हैं, जिसमें कि 4 पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए उसके डायग्नोसिस के लिए। पहला पॉइंट है कि जो इंजरी हुई थी उसका कोई रिलेशन नहीं है उस पेन से। दूसरा पॉइंट है कि इन 4 कैटेगरीज में से किन्हीं 3 कैटेगरी में कोई भी एक सिम्टम पॉजिटिव होना चाहिए, सेंसरी, वेजोमोटर, सूडोमोटर, सूडोमोटर मतलब एडिमा, और फोर्थ हो गया हमारा मोटर। इन चारों कैटेगरीज में से किसी 3 कैटेगरी में कोई ना कोई एक सिम्टम हमारा मिलना चाहिए पेशेंट में, जैसे कि सेंसरी के अंदर हो गया हाइपरएल्जेसिया या फिर एलोडाइनिया। अब थर्ड पॉइंट है कि कोई भी एक जो है पेशेंट में प्रेजेंट होना चाहिए असेसमेंट के टाइम में, सेंसरी में से, सेंसरी सिम्टम्स में से, वेजोमोटर सिम्टम्स में से, या मोटर सिम्टम्स में से कोई भी एक प्रेजेंट होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है कोई भी और जो कंडीशन है वो उस डायग्नोसिस में फिट नहीं बैठ रही है, कोई भी और कंडीशन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो ये चारों पॉइंट अगर हमको मिलते हैं पेशेंट में, तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, एज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। तो अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी इससे रिलेटेड है, इसके जैसी है। तो इसमें भी जो थ्योरीज प्रपोज्ड है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी अननोन है, इसमें भी जो थ्योरीज प्रपोज्ड है उसमें से एक है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा कि जो हमारा साइनैप्स है स्पाइनल कॉर्ड में,
वहाँ पे ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज होने के बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि माइक्रोग्लियल सेल्स का एक्टिवेशन या अप रेगुलेशन, जो हमारे ओपियोइड्स हैं उनका कम हो जाना, जो हमारे यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स थे वो जो सिक्रीट कर रहे थे वो चीज़ें कम हो जाना, ओपियोइड्स कम हो जाना, या फिर गाबा कम हो जाना हमारा। तो गाबा कम होगा क्योंकि गाबा क्या करता है, डायरेक्टली हमारे जो एनएमडीए रिसेप्टर है, जो कि ग्लूटामेट का रिसेप्टर है, इसको ब्लॉक कर देता है। ग्लूटामेट अंदर नहीं जाएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा सेल का। तो हमारे गाबानर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका डाउन रेगुलेशन हो जाता है, और सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट के जो रिसेप्टर्स है उनका अप रेगुलेशन हो जाता है। तो ये सारा चीज आता है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन में, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर साइनैप्स में चीजें हो रही हैं। दूसरा इसमें आता है, क्योंकि इसमें जनरलाइज्ड बॉडी पेन नहीं हो रहा है, इसमें एक रीजन में पेन हो रहा है, तो दूसरी चीज आती है यहाँ पे पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन। पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन मतलब जो आप हाइपरेल्जेसिया, एलोडाइनिया जो भी हमने पढ़ा था, कि आप जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस है उससे भी पेशेंट को पेन होने लग जाता है, तो पेन थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। तो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे इंजरी के साइड पे जो ये इनिशियली रिलीज हुए थे, ये अभी भी बिना किसी स्टिमुलस के वहां पे बढ़े हुए होते हैं। वहां पे जो साइटोकाइंस, वहां पे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, कीमोकाइंस जो होते हैं वो बढ़े हुए होते हैं, और यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स का अप रेगुलेशन हो जाता है, जैसे कि हमारे जो TRPV1 रिसेप्टर्स हैं, या फिर हमारे जो रिसेप्टर्स हैं हमारे ब्रैडीकाइनिन के लिए या प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए, इनका अप रेगुलेशन हो जाता है। इनका अप रेगुलेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल हमारा ऊपर को ट्रांसमिट होगा। तो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन में जो यहाँ पे साइटोकाइंस है, कीमोकाइंस है, उनका रिलीज जो है वो बढ़ जाता है। ये जो सेल्स इनिशियली यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कराते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका अप रेगुलेशन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और कैल्शियम जो है वो अंदर इन्फ्लक्स होता है उनका, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल डीपोलराइज होता है। सेल डीपोलराइजेशन की वजह से जो सब्सटेंस पी और CGRP हमारा रिलीज हो रहा था इस जगह पे, वो भी बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन। तो ये जो दो मैकेनिज्म हैं, ये जो थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन करती है हमारे कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम को। और जो फर्दर थ्योरीज हैं जो इसको एक्सप्लेन करती है वो है हमारी ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन, या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS डिसरेगुलेशन। तो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी आ जाती है वेगस नर्व, जो कि इनहिबिट करती है या हेल्प करती है इनहिबिट करने में पेन सिग्नल्स को। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो इसमें हमारे दो होते हैं, अल्फा और बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो जो अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, और जो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे इनहिबिटरी होते हैं। तो हमारे इंजरी साइट पे कुछ सेल्स होते हैं, जो कि जब कोई इंजरी होती है या फिर फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाता है तो यहाँ पे रिलीज होते हैं, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जो कि उस जो भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आया है उसको अपने सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, और जिस ताकि जो हमारी बॉडी है उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो ऐसे ही कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यहाँ पे होते हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल। तो जो हमारे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर हैं इनके स्टिमुलेशन से डेंड्राइटिक सेल का एक्टिवेशन बढ़ जाता है। डेंड्राइटिक सेल का एक्टिवेशन बढ़ता है तो हमारा जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, और इनको इनहिबिट करने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प करता है, और बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स जो है हमारे हेल्प करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिसरेगुलेशन, जिसमें कि इनमें इम्बैलेंसेस की वजह से भी हमारे यहाँ पे जो साइटोकाइन रिलीज है वो बढ़ जाते हैं।
चौथा जो थ्योरी है या फिर चौथा जो मैकेनिज्म है जो एक्सप्लेन करता है वो है हमारा ऑटो इम्यून कॉजेज। तो इस मैकेनिज्म के हिसाब से कुछ एंटीबॉडीज बनती है हमारे मस्करिनिक रिसेप्टर जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं, और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो कि हमारे इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं। ये भी इनहिबिटरी हैं, ये भी इनहिबिटरी हैं। तो इन दोनों के अगेंस्ट, इन दोनों रिसेप्टर्स के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनती हैं। और अगर जो इनहिबिटरी कंट्रोल है वो कम हो जाएगा तो जो एक्साइटेटरी कंट्रोल है जो कि अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से अप रेगुलेट हो रहा था डेंड्राइटिक सेल का एक्टिवेशन, वो बढ़ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे डेंड्राइटिक सेल का एक्टिवेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जो इनहिबिट कर रहे थे उसको वो उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जा रही है अब। तो डेंड्राइटिक सेल का एक्टिवेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो ये जो कैस्केड है बिना किसी स्टिमुलस के भी चलता रहेगा, और जो पेन है पेशेंट को बिना इंजरी के प्रेजेंट होते हुए भी पेन जो है पेशेंट को फील होता रहेगा। हाइपरएल्जेसिया या एलोडाइनिया पेशेंट कंप्लेन करेगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड कंडीशन में जो कि है डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो भी सिमिलर ही हैं। इसमें पेशेंट को बर्निंग टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है जो कि कांस्टेंट रहती है, और हमारे एक्सट्रीमिटीज में होती है जैसे कि सोल ऑफ फुट या फिर हमारे पाम में। इसमें जो पेन है वो रात को बढ़ जाता है और जिसकी वजह से स्लीप हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। इस पेन की वजह से फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स भी बढ़ सकती हैं, और पेशेंट में डिप्रेशन भी हमको देखने को मिल सकता है इसकी वजह से। अब इसके डायग्नोसिस के लिए हम कुछ सेंसरी एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल सेंसरी एग्जामिनेशन जो कि हम अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, नॉर्मल सुपरफिशियल सेंसेशन सारी की सारी, और हमारे डीटीआरस जो है एंकल में जैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सेंसरी एग्जामिनेशन में चेक करते हैं, बार बार पेशेंट के मतलब रूटीनली चेंज करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी, डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो पैथोफिजियोलॉजी है, डायबिटीज़ की वजह से जो नर्व हमारी इन्वॉल्व हो रही है वो भी अभी अच्छे से वेल अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन इनकी तरह ही कुछ मैकेनिज्म है जो कि एक्सप्लेन करते हैं इसके पैथोजेनेसिस को। तो जिसमें से एक कॉमन मैकेनिज्म जो कि हमने इन दोनों में पढ़ा वो हो गया हमारा एक सेंट्रल एंड पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइज पेरिफेरल में हमने देखा पेरिफेरी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन में हमारे सीएनएस में या फिर मतलब सीएनएस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं वो हमारा हो गया सेंट्रल और पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ होती है जिस जो एक्सप्लेन करती है हमारे पेरिफेरल नर्व्स के डैमेज को, जो कि है हमारा पॉलीवल पाथवे। जनरली जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारे सेल के अंदर जाता है, वहाँ ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और फाइनली लास्ट में हमको कुछ एटीपीज मिलते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर नहीं जा पाता, हमारे ब्लड में बढ़ जाता है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज के कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से वो दूसरे पाथवे में चला जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीवल पाथवे। तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है हमारा सॉर्बिटॉल में। इसके लिए हमको एक एंजाइम चाहिए होता है एल्डोज रिडक्टेज, और इसमें हमारा NADPH यूज होता है जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है NADP प्लस में। उसके बाद ये सॉर्बिटॉल कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में, और इसके लिए हमको चाहिए होता है सॉर्बिटॉल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, और इसमें जो यूटिलाइज होता है वो होता है NAD प्लस।
अब जो एल्डोज रिडक्टेज है, जो एंजाइम उनको चाहिए ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट करने के लिए, इसकी जो एफिनिटी होती है वो ग्लूकोज के साथ बहुत ही कम होती है। तो जनरली जो हमारा ग्लूकोज है वो इस पाथवे में नहीं जाता, क्योंकि इसकी जो एफिनिटी है वो एल्डोज रिडक्टेज के साथ ऑलरेडी बहुत कम होती है। लेकिन जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, तो ग्लूकोज जो है वो इस पाथवे में चला जाता है और सॉर्बिटॉल जो है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एंजाइम से, जो कि है सॉर्बिटॉल डीहाइड्रोजिनेज। तो इन दोनों का ही फंक्शन है हमारी बॉडी में। फ्रक्टोज जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए होता है, और जो सॉर्बिटॉल है वो ऑस्मोटिक चेंजेस कराता है हमारे सेल्स में, जैसे कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। तो अब जो ये सॉर्बिटॉल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये हमारी बॉडी में कुछ कुछ जगहों पे बहुत ही कम है, जैसे कि हमारी आईज में, हमारे किडनी में और हमारे नर्व्स में। तो इन तीनों ही जगहों में सॉर्बिटॉल डीहाइड्रोजिनेज कम होने की वजह से ग्लूकोज कन्वर्ट तो हो गया सॉर्बिटॉल में, क्योंकि पेशेंट में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, ग्लूकोज पॉलीमर पाथवे में चला गया, एल्डोज रिडक्टेज की हेल्प से सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वहां पे इन तीनों जगहों पे इस एंजाइम की कमी की वजह से सॉर्बिटॉल जो है फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और सॉर्बिटॉल जो है वो सेल में इकट्ठा होने लगता है। और सॉर्बिटॉल वहां पे फिर मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, वहां पे फ्लूइड का इनटेक बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी वहाँ के सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं। तो इसी रीजन की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है और आईज में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, क्योंकि वहाँ पे सॉर्बिटॉल का एक्युमुलेशन हो रहा होता है। अब दूसरा मैकेनिज्म है जो कि बताता है हमारे नर्व डैमेज को, वो है हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें से एक एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारा तो तो ग्लूटाथायोन को रिस्टोर करने के लिए हमको NADPH चाहिए होता है। NADPH होगा तो ग्लूटाथायोन रिस्टोर होगा, और ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, फ्री रेडिकल से बचाता है हमारे सेल को डैमेज होने से। तो पर NADPH जो है वो सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है हमारे पॉल्यूल पाथवे में। तो NADPH अगर यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो वो हमारे ग्लूटाथायोन को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टोर नहीं कर पाएगा, और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल में बढ़ेगा और सेल डैमेज बढ़ेगा। तो ये मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करता है कि डायबिटिक पेशेंट में उनमें जो नर्व्स हैं वो क्यों इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनकी वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है एंड फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। अब एक और मैकेनिज्म जो कि हमने बाकियों में भी पढ़ा, वो है हमारा माइक्रोग्लिया सेल्स का अपरेगुलेशन। अब इन तीनों की ही पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए हमको पेन मैकेनिज्म पढ़ना पड़ा। अब अगर हमको पेन मैकेनिज्म अच्छे से आ गया है, पेन पाथवे अच्छे से आ गया है, तो जो ड्रग्स इन तीनों केसेस में यूज होते हैं, न्यूरोजेनिक पेन में यूज होते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम समझ सकते हैं। तो जैसे इन केसेस में जो ड्रग्स यूज होते हैं उनमें से एक क्लास ऑफ ड्रग्स है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मतलब यहाँ पे जो सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन है जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, जिनकी वजह से ओपियोइड्स जो है यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, तो जो सेरोटोनिन है वो जब यहाँ पे रिलीज होता है तो वापस उसका अपटेक भी हो रहा होता है, ठीक है। तो रिलीज होता है और वो वापस अपटेक भी हो रहा होता है उसका। तो ये ड्रग्स जो हैं जो उसका रीअपटेक हो रहा है उसको कम कर देते हैं और सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो ओपियोइड्स हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। दूसरे ड्रग्स हो गए हमारे एंटी कन्वर्जेंट, जैसे कि प्रेगाबालिन। ये ड्रग्स क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे साइनैप्स में ग्लूटामेट, सब्सटेंस पी, CGRP, इन तीनों को ही कम करते हैं। तो अगर ये तीनों कम होंगे तो जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है अंदर, सोडियम का इन्फ्लक्स है अंदर, वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो जो एक्शन पोटेंशियल ऊपर जा रहा है वो कम जाएगा।
एक और जो ड्रग हम इसमें यूज करते हैं वो होते हैं ओपियोइड एगोनिस्ट। तो हमने देखा था ओपियोइड्स यहाँ पे क्या काम कर रहे थे। ओपियोइड्स यहाँ पे ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी को कम कर रहे थे, जिससे जो एक्शन पोटेंशियल और या फिर डीपोलराइजेशन हो रहा था हमारे न्यूरॉन का, वो कम हो रहा था। तो कुछ ऐसे ड्रग्स जो ओपियोइड के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करें और ये जो डीपोलराइजेशन है सेल का उसको कम करें, तो ओपियोइड एगोनिस्ट भी सेंट्रल सेंसिटाइजेशन को कम करने के लिए यूज होते हैं। और एक और ड्रग जो मैंने शुरू में बताया था कि जो TRPV1 रिसेप्टर पे काम करता है पेन कम करने के लिए। तो TRPV1 रिसेप्टर हमारा हीट या कोल्ड से मतलब हीट से जनरली ज़्यादा कोल्ड के लिए TRP के बाकी जो सब टाइप्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। हीट और एसिडिक पीएच से TRPV1 चैनल जो है वो एक्टिवेट होता है और कैल्शियम और सोडियम का इन्फ्लक्स होता है अंदर। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो रिसेप्टर है ये चिलीज का जो एक्सट्रैक्ट होता है जिसका एक कंपोनेंट होता है कैप्सिसिन, उससे भी एक्टिवेट होते हैं। तो हम कैप्सिसिन क्रीम यूज करते हैं आर्थराइटिक पेन के पेशेंट में या फिर फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में या फिर कोई भी न्यूरोजेनिक पेन के पेशेंट्स में, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि एक तो कैप्सिसिन टॉपिकल मतलब अपने स्किन पे कैप्सिसिन क्रीम लगाने से जो TRPV1 चैनल है वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और ये जो सब्सटेंस P और CGRP रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से ये जो इन्फ्लेमेशन है वो और बढ़ रही है और जो हमारा न्यूरॉन है वो सेंसिटाइज हो रहा है, मतलब कम थ्रेशोल्ड जो थ्रेशोल्ड है पेन का वो कम हो जा रहा है, तो ये सब्सटेंस P के लेवल्स कम हो जाते हैं। पर डिसेंसिटाइजेशन इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए एक न्यूअर टर्म दिया गया है डीफंक्शनलाइजेशन, जिसमें कि जो टॉपिकल कैप्सिसिन है उससे बहुत ज़्यादा अगर हम मैंने बोला कि ये वाला जो रिसेप्टर है ये कैप्सिसिन से एक्टिवेट होता है ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा अंदर और न्यूरॉन के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसकी जो रेस्पिरेशन है वो ढंग से नहीं हो पाएगी और जो नॉसिसेप्शन है मतलब पेन यहाँ पे जो पेन सिग्नलिंग ऊपर जा रही है वो कुछ टाइम के लिए डिसरप्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा इसका चौथा ड्रग। और ऐसी और भी ड्रग्स हैं जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आप समझ सकते हो अगर आपको पेन पाथवे पता है तो। अब हम आ जाते हैं अपना लास्ट पार्ट पे जो कि है सेंट्रल पेन सिंड्रोम। तो ये वही है जो हमने शुरू में पढ़ा था जिसमें कि कोई भी फिजिकल कॉज अगर है उसकी वजह से स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से कोई भी डिसेबिलिटी अगर पेशेंट में कॉज हो रही है तो ये एक विशियस साइकिल चलती रहती है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आए आपके पास जिसमें आपको लग रहा है पेशेंट मैलिंगरिंग कर रहा है और कोई भी कॉज पेशेंट में आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसकी वजह से उसको पेन फील हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं पेशेंट की हिस्ट्री में कि पेशेंट ऑलरेडी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जा चुका है, क्लिनिक्स में जा चुका है अपनी प्रॉब्लम्स लेके और कहीं पे भी उसको कोई इलाज नहीं मिला है। इसका मतलब आप और थोड़ा श्योर हो सकते हैं कि वो थोड़ा साइकोजेनिक बैक पेन की तरफ आपका डायग्नोसिस जाए। पर उसमें भी बहुत ही कम केसेस में होता है कि वो प्योर साइकोजेनिक बैक पेन हो, उनमें कोई ना कोई फिजिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब कोई फिजिकल इंजरी पुरानी इंजरी जो थी उसकी वजह से उस पार्ट की उस एरिया की लिमिटेशन हुई, रेंज ऑफ मोशन कम हुआ, जो एक्टिविटीज थी वो कम हुई, जो पहले पेशेंट को अच्छी लगती थी एक्टिविटीज वो कम हुई, जिसकी वजह से स्ट्रेस डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर सारे आए और जो डिजेबिलिटी है पेशेंट में वो इंड्यूस हो गई, मतलब वो पेशेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया एक जगह पे और अभी साइकिल चलती जा रही है। जो फिजिकल कॉज है वो स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा है और जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उससे जो उसका फिजिकल कॉज है वो और बढ़ रहा है। तो उस फिजिकल कॉज को आप ढूंढ सकते हैं और उसको कम करने के लिए आप काम कर सकते हैं और भी टीम्स की हेल्प ले सकते हैं जैसे कि साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट। तो हमने स्टार्ट किया था ये सारा का सारा नॉन ऑर्गेनिक बैक पेन से, फिर मैंने आपको बताया था कि एज सच नॉन ऑर्गेनिक बैक पेन नहीं होता है। फिर हम आए थे साइकोजेनिक बैक पेन में, फिर मैंने बताया था जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है तो वो साइकोजेनिक बैक पेन का जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको हम समझ पा रहे हैं और कुछ कंडीशंस थी जिसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें हमने पढ़ी जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही थी। तो जैसे जैसे और एडवांसमेंट होएगी इनकी पैथोफिजियोलॉजी हम और अच्छे से समझ पाएंगे। इन तीनों को हमने इसीलिए लिया था लोअर बैक पेन के डिफरेंशियल्स में क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया जो है
वो डायरेक्टली हमारे लोअर बैक एरिया में पेन कॉज कर सकता है। कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम और डायबिटिक न्यूरोपैथी हमारे एक्सट्रीमिटीज में होती है और जो पेन है वो ऊपर प्रॉक्सिमली रेडिएट होता है। तो हम कंफ्यूज कर सकते हैं या पेशेंट उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है कि हम उसको शियाटिका या फिर पीआईबीडी डायग्नोज करें। तो वो हम चीजें गलती ना करें, इसलिए हमने ये तीनों चीजें न्यूरोजेनिक बैक पेन या साइकोजेनिक बैक पेन के अंदर पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विसरल कॉजेज जो है लोअर बैक पेन के और उनकी पैथोफिजियोलॉजी जो है और उनके क्लिनिकल फीचर जो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे और किस एरिया में पेन होगा, कब पेन होगा, वो हम उसमें देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।